चलो आगे बढ़ते हैं और अब कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व का इतिहास पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति सुनेंगे। डाइट जोधपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया है स्नेहलता औदित्य जी ने और समीक्षा की है मजहर सुल्तान जय जी एवं उषा जी छंगाणी ने। आओ पाठ सुनते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का अध्याय यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि यूरोप में समाजवाद द्वारा किस प्रकार व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा व सत्ता के स्वरूप को परिवर्तित करने के विचार फैलते गए और औद्योगिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की लहर चलने से संपूर्ण यूरोप में क्रांति आई और रूस की क्रांति सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में जार द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी और वहां समाजवाद की स्थापना हुई। इस क्रांति ने यूरोप और एशिया के कई देशों में 20वीं सदी का स्वरूप तय किया। बच्चों, जैसा कि आप फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचार फैलते जा रहे थे। 18वीं सदी में फ्रांस की क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात किया। बच्चों, क्रांति के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि क्रांति क्या है। क्रांति वह बहुत बड़ा परिवर्तन है जिससे किसी स्थिति का स्वरूप बिल्कुल बदल जाए। क्रांति वह स्थिति है जिसमें विद्रोहियों ने सफलतापूर्वक शासन की डोर अपने हाथ में ले ली हो। बच्चों, यूरोप में क्रांति से पूर्व सामाजिक सत्ता कुलीन वर्ग और चर्च के नियंत्रण में थी। संपूर्ण यूरोप तथा एशिया सहित अनेक देशों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। इसी समय भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो जैसे समाज सुधारकों ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का अनुसरण किया। इस आंदोलन में अनेक अग्रणी लोग कूद पड़े। इसी कड़ी में उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। यूरोप में अलग अलग राय थी। मुख्य रूप से 3 प्रकार की विचारधाराओं वाले लोग थे जिन्होंने राजनीतिक परिवर्तन पर क्या असर डाला, इसके बारे में आपको बताऊंगी और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करेंगे जिसमें किस प्रकार सामाजिक पुनर्गठन का गंभीर प्रयास हुआ और जिसके बाद ही 20वीं सदी का स्वरूप तय हुआ। इस प्रकार इस घटना ने सबसे महत्वपूर्ण और श्रृंखलाबद्ध शक्तिशाली विचार विश्व को दिए। यूरोप में जो 3 प्रकार की विचारधाराओं वाले लोग थे वे थे उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। उदारवादी लोगों के विचार में सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि उस समय यूरोप के देशों में किसी एक धर्म को महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, साथ ही हर व्यक्ति के अधिकार के समर्थक थे, परंतु प्रजातांत्रिक नहीं थे। वे चाहते थे कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति धारकों को ही मिले। दूसरे थे रेडिकल। रेडिकल लोग बहुमत के समर्थन वाली सरकार चाहते थे, साथ ही महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। वे नहीं चाहते थे कि वोट का अधिकार केवल जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को ही मिले। ये लोग संपत्ति के संकेंद्रण के विरोधी थे, परंतु निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। तीसरे थे रूढ़िवादी। जैसा कि नाम से विदित है, ये तबका उदारवादी और रेडिकल दोनों के खिलाफ था। ये लोग फ्रांस की क्रांति से पूर्व आम तौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति और 19वीं सदी के आते आते परिवर्तन चाहने लगे। ये लोग चाहते थे कि परिवर्तन धीरे धीरे हो और अतीत को सम्मान दिया जाए। बच्चों, अब मैं आपको यूरोप में औद्योगिकी, समाज और सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताऊंगी। राजनीतिक रुझान में परिवर्तन ही नए युग की शुरुआत का संकेत था। इस समय नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था। कहने का अर्थ यह है कि औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी। औद्योगिकीकरण से आदमी औरतें मजदूरी करने लगे। इस कारण उनके आवास और साफ सफाई के काम में मुश्किलें आने लगी थी। अभी हमने जिन 3 प्रकार के लोगों की बात की, उनमें उदारवादी और रेडिकल इन समस्याओं का हल खोज रहे थे। इनमें से कई संपत्तिवान थे जिन्होंने व्यापार, उद्योगों तथा नौकरी आदि से धन इकट्ठा किया था। वे मजदूरों के स्वास्थ्य तथा पढ़े लिखे नागरिक तैयार करने के प्रति जागरूक थे।
व्यक्तिगत प्रयास, श्रम तथा उद्यमशीलता में विश्वास रखने वाले इन लोगों की मान्यता थी कि हर व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता हो, गरीब को रोजगार मिले और जिनके पास निजी पूंजी है वे काम करे, तरक्की करे। ये लोग जन्मजात प्राप्त विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। इस प्रकार आम नागरिक, मजदूर, स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल वर्ग के लोगों के साथ जुड़ते चले गए। सन 1815 में यूरोपीय देश फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं का तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। ये संदेश हमारे भारत तक भी पहुंचे। इन सब बातों का मूल उद्देश्य नागरिकों को समान अधिकार दिलाना था। बच्चों, यूरोप में समाजवाद की स्थिति इस प्रकार की थी कि समाज के पुनर्गठन के लिए समाजवादी लोग पूंजीपतियों की संपत्ति को समाज की संपत्ति बनाना चाहते थे। इसी क्रम में समाजवादियों की मेहनत एक दिलचस्प रंग लाई। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियाना, जो कि अमेरिका का एक नगर है, में न्यू हार्मनी यानी नया समन्वय नाम से एक नए प्रकार के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। जैसे फ्रांस में समाजवादी लुई ब्लॉक 1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों के स्थान पर सामूहिक उद्यमों को विकसित करे। इस समय वहां कोऑपरेटिव्स, जो ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। यूरोप में कार्ल मार्क्स 1881 से 1882 और फ्रेडरिक एंजल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई तर्क पेश किए। कार्ल मार्क्स का विचार था कि मजदूरों की मेहनत से कमाया गया पैसा जो पूंजीपतियों के पास जमा है, ये पूंजीवाद ही मजदूरों की स्थिति को सुधरने नहीं देता। अतः इस शोषण से उन्हें मुक्त कराना ही होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का हक हो। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप जानेंगे कि समाजवाद के लिए समर्थन किस प्रकार मिला। 1870 के दशक तक समाजवाद के विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। इस दौर में अनेक संस्थाएं बनी। समाजवादियों द्वारा द्वितीय इंटरनेशनल संस्था बनी। इंग्लैंड और जर्मनी में मजदूरों के संगठन बने जिन्होंने मताधिकार के लिए आवाजें उठाई। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP बनी। सन 1905 में ब्रिटेन समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी नाम से पार्टी बना ली। इसी प्रकार फ्रांस में भी सोशल पार्टी बन गई और सब जगह उदारवादियों और रेडिकलों ने अपना दबदबा बनाया। इतना सब होने के बाद भी समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। बच्चों, अब हम जानेंगे रूस की क्रांति के बारे में। रूस यूरोप का औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा देश था, परंतु 1917 20वीं सदी के प्रारंभ में अक्टूबर क्रांति के जरिए वहां की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटना अक्टूबर क्रांति कहलाती है। इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। अब मैं आपको यूरोप के इतिहास की इस महत्वपूर्ण क्रांति के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। रूसी साम्राज्य की 1914 की स्थिति यह थी कि रूस में 1914 में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को को छोड़ आज के फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस भी रूस के अंग थे। ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। वहाँ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। रूस में अर्थव्यवस्था और समाज का स्वरूप ऐसा था कि अन्य यूरोपीय देशों में खेती पर निर्भर आबादी 40% से 50% थी, वहीं रूस में 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। रूस में उद्योग धंधे बहुत कम थे, परंतु रूस अनाज का बहुत बड़ा निर्यातक था। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ही प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। 1890 के दशक में बहुत से कल कारखाने और रेलवे नेटवर्क शुरू हो गए थे। कई अन्य देशों के रूस में निवेश के कारण कोयला उत्पादन दुगुना और स्टील उत्पादन 4 गुना हो गया था। सन 1900 तक कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या बराबर हो चुकी थी। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह थी कि कल कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों से डबल शिफ्ट में काम लिया जाता था और मजदूरी कम दी जाती थी। मजदूरों में भी वर्ग बन गए थे। कुछ मजदूर गांव से ताल्लुक रखते थे तो कुछ शहर में बस गए थे। धातु मजदूर खुद को अन्य मजदूरों की तुलना में साहब समझते थे। महिला मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता था। यहाँ कपड़ा उद्योग और धातु उद्योग में मजदूरों का नौकरी से निकाल देने पर वे हड़ताल कर देते थे। जो किसान खेती करते थे उन पर ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। यहाँ फ्रांस के विपरीत
किसान और मजदूर नवाब और सामंतों को सम्मान नहीं देते थे। किसान समय समय पर अपनी जमीन कम्यून अर्थात मीर जो अग्रणी नेता होते थे दे देते थे। मीर ही विभाजन कर जमीन बांटता था। अब हम जानेंगे रूस में समाजवाद के बारे में। 1914 से पूर्व रूस की सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मजदूरों हेतु कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों द्वारा सन 1898 में गठित एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो मजदूरों के हितों के लिए अखबार भी निकालती थी, गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी। दूसरी ओर कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं अधिक समाजवादी है। इनके अनुसार रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति का मुख्य शक्ति स्रोत बनेंगे। इसी कारण सन 1900 में किसानों के अधिकारों हेतु सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी गठित हुई। मजदूरों और किसानों दोनों पार्टियां एक दूसरे से सहमत नहीं थी। बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन भी किसानों के पक्षधर नहीं थे। 1905 की क्रांति उथल पुथल का समय था। रूस के निरंकुश शासक जार्ज किसी राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने मुहिम चलाकर 1905 में इस स्थिति को समाप्त करने हेतु किसानों और मजदूरों के साथ मिलकर संघर्ष किया। इसमें उन्हें जदीदियों, जो कि एक मुस्लिम समुदाय था, उसका सहयोग मिला। 1905 से पूर्व 1904 रूस के लिए बहुत बुरा रहा। एक तरफ महंगाई बहुत बढ़ गई, वहीं मजदूरों को कम वेतन दिया गया, उन पर अत्याचार किए गए। जब कुछ मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया तो वहीं से आंदोलन की शुरुआत हो गई। करीब 1,10,000 मजदूर हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान पादरी गेपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस जार के महल के विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस ने आंदोलनकारियों को खदेड़ा। वहां 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और 300 के लगभग घायल हो गए। रूस के इतिहास में ये दिन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्रांति ने जोर पकड़ लिया था। अब तो विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मध्यम वर्गीय कामगारों ने भी विधानसभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। इसके बाद 1905 में जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद डूमा के गठन पर सहमति दे दी, परंतु हड़तालों और विरोधों के चलते पहली डूमा 75 दिन, दूसरी डूमा 3 महीने चली। तीसरी डूमा में रूढ़िवादी नेताओं को मार दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, पहले विश्व युद्ध में रूसी साम्राज्य की भूमिका इस प्रकार थी। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। यही पहला विश्व युद्ध था। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। बाद में इटली और रोमानिया भी दूसरे खेमे में शामिल हो गए। युद्ध के प्रारंभ में रूस के लोगों ने जार को बहुत समर्थन दिया, परंतु युद्ध लंबा खिंचता चला गया। जार मनमानी करने लगा। उसने प्रमुख पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। जार की पत्नी जर्मनी की थी। उसके जर्मनी होने से तथा गलत सलाहकारों से सलाह लेने से जनता का मनोबल टूट गया। लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि एक जर्मनी नाम था, उसे बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया। रूस के सैनिक फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे। वहां बहुत सारे सैनिक मारे गए और रूसी सेना को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे और 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन सब हालातों ने जार को अलोकप्रिय बना दिया। गुस्साए सैनिकों ने इमारतें और फसलें नष्ट कर दी ताकि दुश्मन वहां आवास न बना सके। रूस में उद्योग नष्ट हो गए। बाल्टिक सागर पर जर्मनी का कब्जा हो जाने से कच्चा माल आना बंद हो गया। उपकरण खराब हो गए। रेलवे लाइनें टूट गई। स्वस्थ मर्द युद्ध की भेंट चढ़ गए तथा रोटी के लिए दंगे होने लगे। बच्चों, फरवरी में पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति हुई। पेट्रोग्राद शहर की बसावट इस तरह थी कि बाईं तरफ जार का महल और सुंदर मकान थे, जबकि दाईं ओर मजदूर बस्तियां। सन 1917 की फरवरी में ठंड और कोहरे की मार पड़ी। खाद्य पदार्थों की कमी से भूखमरी बढ़ गई। 22 फरवरी को दाईं ओर एक फैक्ट्री में सरकार द्वारा तालाबंदी कर दिए जाने से मजदूरों ने हड़ताल कर दी और आंदोलनकारी रोड पर राजधानी के बीच में आ गए। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया और घुड़सवार सैनिकों व पुलिस को तैनात कर दिया गया। अंततः रविवार 25 फरवरी को डूमा को बर्खास्त कर दिया। फिर तो आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किए, हमले किए, तोड़फोड़ की, नारे लगाए, लेकिन इसके बाद सैनिक भी हड़तालियों से मिल गए और एक सोवियत परिषद का गठन डूमा इमारत में हुआ तथा पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिला और कमांडरों की बात मानकर 2 मार्च 1917 को जार ने गद्दी छोड़ दी। सोवियत और डूमा द्वारा अंतरिम सरकार बना ली गई और उसकी संविधान सभा पर ही निर्णय लेने की जिम्मेवारी सौंपी गई। अब 1917 की राजशाही गद्दी को समाप्त करने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। फरवरी के बाद क्या हुआ?
अंतिम सरकार में सैनिक, अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। इसी बीच सोवियत स्थापना के बाद बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। उन्होंने 3 मांगे रखी। युद्ध समाप्त किया जाए, किसानों को सारी जमीन दे दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये मांगे लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। लेनिन की अप्रैल थीसिस अंतरिम सरकार व लोगों को पसंद नहीं आई। इस प्रकार बोल्शेविक पार्टी व अंतरिम सरकार के बीच टकराव बढ़ गया। सरकार का गठन नहीं हो सका। बोल्शेविकों का प्रभाव इतना कम हो गया कि उनको छिपना व भागना पड़ा। अब अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में जानेंगे हम बच्चों। बोल्शेविक नेता लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी व अंतरिम सरकार दोनों का विश्वास खो देने से होने वाले खतरे को भांप लिया। लेनिन ने 16 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर काबिज करने हेतु राजी कर लिया और एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। लेकिन योजना का खुलासा नहीं करने से विद्रोह शुरू हो गया। एक और टेलीफोन, टेलीग्राफ, सरकारी कार्यालयों, विंटर पैलेस पर सरकार ने नियंत्रण कर लिया। उधर अरेरा युद्ध पोत द्वारा विंटर पैलेस पर आक्रमण कर दिया गया। अंत में पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक में बोल्शेविकों को समर्थन मिला। बगावतें भी जारी थी, परंतु मॉस्को पेट्रोग्राद पर बोल्शेविक काबिज हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम बात करते हैं अक्टूबर के बाद क्या मिला। बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, संपत्ति के निजीकरण की समाप्ति, सबके लिए आवास व्यवस्था, विशेष वर्दी तथा सोवियत टोपी को परिधान में शामिल किया गया। 1917 में बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिल पाया। 1918 में जर्मनी से संधि कर ली गई। 1918 में ही रूसी सोवियत कांग्रेस को एकमात्र पार्टी रह जाने के कारण संसद का दर्जा मिला। लेकिन बोल्शेविकों ने एक तंत्रात्मक सरकार की तरह ही कठोर शासन, बेतुकी पाबंदियां लगाने के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग होने लगा। अलोकप्रिय योजनाओं के कारण गृह युद्ध की स्थिति बन गई। सिपाही सेना छोड़कर जाने लगे। बोल्शेविक विरोधी गुट अन्य यूरोपीय शक्तियों से समर्थन पाने चले गए, जो शक्तियां रूस के समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इस कारण लूटमार, डकैती, भूखमरी फैल गई। प्रिय विद्यार्थियों, समाजवादी समाज का निर्माण इस प्रकार हुआ। गृह युद्ध की स्थिति में भी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता कायम रखने के लिए बोल्शेविकों द्वारा समाजवादी समाज का निर्माण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, केंद्रीकृत नियोजन किया गया, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया, तेल, कोयला व स्टील उद्योग की उन्नति हुई, विस्तारित शिक्षा व्यवस्था बनी, मजदूरों हेतु सुदृढ़ आवास योजनाओं का निर्माण हुआ, महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गई, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई, आर्थिक विकास को विशेष गति मिली और देश का निर्माण चरम गति पर हुआ। इस प्रकार यूरोप का एक सबसे पिछड़ा देश अनेक उतार चढ़ाव के बाद विश्व भर की महाशक्ति के रूप में उभरा और बोल्शेविकों की क्रांति विश्व के कई देशों के लिए मिसाल बनी। लेनिन के बाद स्टालिन ने कमान संभाली, खेत बड़े किए गए, कृषि का मशीनीकरण किया गया, औद्योगिक क्षेत्र में भी तकनीकी विकास हुआ। जय हिंद, धन्यवाद। बच्चों, इस पाठ में शिक्षिका ने हमें यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में बताया। अच्छा, चलो इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। समाजवादियों ने अपने प्रयासों के समन्वय लाने के लिए 1870 के दशक में किस नाम से संस्था बनाई? वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है? उदारवादी किसे कहा जा सकता है? इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए? बोल्शेविक कौन थे? उनकी 3 मांगे कौन कौन सी थीं? कार्ल मार्क्स के मुख्य विचार क्या थे? हाँ, तो मेरे सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। आप जरूर इन सवालों का उत्तर ढूंढ पाओगे और भी चीजें समझ पाओगे, पर कब? हाँ, जब आप पाठ खुद पढ़ोगे।